बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है इसके अंदर हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है फंक्शन ओवरराइडिंग। मैं दोबारा से इसे एक दफ़ा पढ़ देता हूँ। ये है फंक्शन ओवरराइडिंग। इससे पहले हम लोगों ने इसी से मिलते जुलते दो टॉपिक्स कवर किए थे, फंक्शन ओवरलोडिंग और कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। मैं इसलिए बार बार बता रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर पेपर के अंदर आ जाता है, फंक्शन ओवरलोडिंग या फंक्शन ओवरराइडिंग, और स्टूडेंट्स जो हैं इसे हमेशा आपस में कंफ्यूज कर देते हैं और गलत जो है वो लिख देते हैं। जहाँ पे उन्होंने फंक्शन ओवरलोडिंग लिखना होता है वहाँ पर फंक्शन ओवरराइडिंग लिख के आ जाते हैं, और जहाँ पे फंक्शन ओवरराइडिंग के बारे में पूछा जाता है वहाँ पे फंक्शन ओवरलोडिंग लिख आते हैं। तो ये चीज़ जो है आप लोगों ने अपने जहन में रखनी है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फंक्शन ओवरराइडिंग। तो मैं इसकी बेसिक जो डेफिनेशन है वहाँ से शुरू करूँगा, उसके बाद मैं एक एग्जाम्पल जो है वो खुद से लिखी हुई है उससे आप लोगों को इसे समझाने की कोशिश करूँगा। फिर मैं इसे एक्सप्लेन करने के लिए आपकी बुक के अंदर मौजूद प्रोग्राम 15.4 जो है वो इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। और जो मैं एग्जांपल खुद से दे रहा हूँ वो इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा लॉजिकल है और सिंपल एग्जांपल से आप लोगों को ज़्यादा आसानी से समझ आ जाएगा, बजाय इसके कि मैं डायरेक्टली एक कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल जो है शुरू करूँ और उसे आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँ। तो मैं इसे एक सिंपल एग्जांपल से सॉल्व करूँगा, ठीक है। पहले सिंपल एग्जांपल से आप लोगों को समझाऊँगा, उसके बाद आपकी बुक के अंदर जो मौजूद एग्जाम्पल है कॉम्प्लेक्स वो जो है डिस्कस करेंगे। तो मैं इसकी बेसिक डेफिनेशन जो है उससे शुरू करता हूँ। द प्रोसेस ऑफ डिक्लेयरिंग member function in the derived class with the same name and same signature as in the parent class is known as function overriding, ठीक है। मैं दोबारा से इसे बताता हूँ कि इसका मतलब क्या है। The process of declaring member function in the derived class with the same name and same signature as in the parent class is known as function overriding। ऐसा अमल जिसके अंदर हम चाइल्ड क्लास के अंदर सेम नेम और सेम सिग्नेचर के साथ फंक्शन लिख दें जो कि पेरेंट क्लास के अंदर भी मौजूद हो, तो इस अमल को हम फंक्शन ओवरराइडिंग कहते हैं। अब दोबारा से सादा लफ्ज़ों में बताता हूँ। आपने एक फंक्शन लिखा पेरेंट क्लास के अंदर, उस फंक्शन का नाम था void show, ठीक है। वही फंक्शन आपने चाइल्ड क्लास के अंदर भी लिख दिया और सेम वही नाम रख दिया void show, तो इस प्रोसेस को हम फंक्शन ओवरराइडिंग कहते हैं, ठीक है। और इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था वो था फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग क्या था कि हम विद इन अ सेम क्लास, एक ही क्लास के अंदर जो है वो सेम नेम के या सेम सिग्नेचर के या फिर उससे जो सा कहते हैं जस्ट पैरामीटर जो है वो डिफरेंट करके या पैरामीटर्स की तरतीब डिफरेंट करके नेम से जो हम फंक्शंस लिखते थे उसे फंक्शन ओवरलोडिंग कहा जाता है, ठीक है। दोबारा एक दफ़ा बताता हूँ कि अगर आप एक ही क्लास के अंदर सेम नेम के फंक्शंस लिखते हैं जिनका सिग्नेचर जो है वो पैरामीटर्स की तादाद, पैरामीटर्स की टाइप की बेस पे डिफरेंट हो, तो इस प्रोसेस को हम लोग फंक्शन ओवरलोडिंग कहते हैं। जबकि सेम नेम के फंक्शन पेरेंट और चाइल्ड क्लास में लिखने के अमल को हम लोग फंक्शन ओवरराइडिंग कहते हैं। फंक्शन ओवरराइडिंग अलाउज द यूजर टू यूज द सेम नेम फॉर कॉलिंग द member function of different classes. When a member function is overridden in the derived class, the object of the derived class cannot be access the function of the parent class. However, the function of the parent class can be accessed by using the scope resolution operator. अब इस पूरे पैराग्राफ में क्या बताया गया? पैराग्राफ में ये बताया गया कि जब आप सेम नेम से फंक्शन को ओवरराइड कर देते हैं चाइल्ड क्लास के अंदर, यानी कि आप वही नाम इस्तेमाल करके फंक्शन बनाते हैं जो कि पेरेंट क्लास के अंदर मौजूद होता है, तो जब आप चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तो जब आप चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करके उस फंक्शन को कॉल करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट चाइल्ड क्लास के अंदर मौजूद फंक्शन को कॉल किया जाता है, पेरेंट क्लास के फंक्शन को इग्नोर कर दिया जाता है। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसमें आप चाहते हैं कि पेरेंट क्लास का फंक्शन भी एग्जीक्यूट हो, तो उस सूरत में हम लोग स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये आपकी बुक की थ्योरी थी जो मैंने एक्सप्लेन कर दी। अब आ जाते हैं एग्जाम्पल के ऊपर। एग्जाम्पल से आप लोगों को ये और भी ज़्यादा आसानी के साथ जो है वो समझ आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले है जी हमारे पास ये एक सिंपल सा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, ठीक है। उसके बाद ये एक स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन मौजूद है। फिर मेरे पास ये एक क्लास है और क्लास का नाम है हमारे पास पेरेंट, ठीक। उसके बाद ये फ़िलहाल जो है इसे थोड़ा सा और भी सिंप्लीफाई कर देते हैं। मैं ये कंस्ट्रक्टर जो है इसे रिमूव कर देता हूँ।
ये मैंने पब्लिक, अच्छा जी, इसी तरह ये चाइल्ड क्लास में जो मौजूद कंस्ट्रक्टर है इसे भी रिमूव कर देता हूँ। अच्छा जी, ये मेरे पास मैंने बिल्कुल सिंपल फॉर्म में एक क्लास लिख रहा हूँ। क्लास का नाम पेरेंट है और इसके अंदर एक पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर है और पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के नीचे सिर्फ एक ही मेंबर फंक्शन मौजूद है। उसकी रिटर्न टाइप है वॉइड और उसका नाम है शो, और इसके सी आउट कमांड के अंदर मैंने लिख दिया पेरेंट क्लास शो फंक्शन। ठीक है, यानी कि जब भी ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो आपको फौरी तौर पे पता चल जाएगा कि ये फंक्शन जो है वो पेरेंट क्लास से ताल्लुक़ रखता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमारी क्लास कंप्लीट हो जाती है। फिर हमने दोबारा से क्लास का कीवर्ड इस्तेमाल किया और एक चाइल्ड क्लास बनाई। अब ये चाइल्ड क्लास जो है उस पेरेंट क्लास को इनहेरिट कर रही है और इस चाइल्ड क्लास के अंदर भी पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर हम लोगों ने इस्तेमाल किया। उसके नीचे भी आप देख सकते हैं कि सेम उसी नाम से हमने एक फंक्शन लिखा है। हमारे पास पेरेंट क्लास के अंदर जो नाम था वॉइड शो, किसी किस्म के पैरामीटर्स के जो है वो डिफरेंट नहीं किया, किसी किस्म का कोई जो है वो नंबर ऑफ पैरामीटर्स जो है या फिर डाटा टाइप जो है डिफरेंट नहीं की। सेम वही फंक्शन जो है मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, सिग्नेचर भी सेम वही मौजूद है। जबकि इसकी सी आउट कमांड जो है मैंने यहाँ पर लिखी हुई है चाइल्ड क्लास शो फंक्शन, यानी अगर कंपाइलर जो है इनमें से जो भी फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा, अगर ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट करता है पेरेंट क्लास वाला तो ये वाली सी आउट कमांड जो एग्जीक्यूट होगी, और अगर वो ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट करता है तो हमारे पास ये वाली सी आउट कमांड जो है स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगी। और यहाँ पर हमारी जो है वो क्लास कंप्लीट हो गई। ठीक है, चाइल्ड क्लास भी। अब एक ही नाम से पेरेंट और चाइल्ड के अंदर जो है वो मेंबर फंक्शन लिखने के अमल को हम फंक्शन ओवरराइडिंग कहते हैं। अब आ जाते हैं मेन फंक्शन के अंदर। मेन फंक्शन के अंदर आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि सबसे नीचे जो क्लास मौजूद होती है हमेशा उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है। ठीक है, सबसे नीचे हमारे पास कौन सी क्लास है, हमारे पास चाइल्ड क्लास है, तो हम लोगों ने चाइल्ड क्लास को इस्तेमाल करते हुए ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ठीक है, जैसे ही यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हम उस ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करते हुए फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डॉट लिखता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास दो ऑप्शन आ रहे हैं शो नाम से, दोनों का नाम जो है वो शो है। यहाँ पर चाइल्ड लिखा आ रहा है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट जो है पहले हमेशा चाइल्ड का नाम फंक्शन आता है और दूसरी दफ़ा आ रहा है पेरेंट का। ठीक है, अब मैं इसमें से चाहे चाइल्ड का सिलेक्ट करूँ या पेरेंट का सिलेक्ट करूँ, लेकिन रन जो है वो चाइल्ड का ही होगा। ठीक है, अब मैं ये आपके सामने मैंने पेरेंट वाला सिलेक्ट किया और जब भी यानी कि इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करके देखेंगे या इस प्रोग्राम को कंपाइल करके देखेंगे, आप देखेंगे कि हमारे पास चाइल्ड क्लास का फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूट होगा। और ये किस तरह से पता चलेगा, हमारे पास ये देखें आउटपुट जो है वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रही है, चाइल्ड क्लास शो फंक्शन। ठीक है, तो जब भी सेम नाम से चाइल्ड और पेरेंट के पास जो है वो फंक्शन मौजूद हो तो हम इसे फंक्शन ओवरराइडिंग कहते हैं। तो जब चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करके आप उस फंक्शन को कॉल करते हैं तो हमेशा चाइल्ड क्लास का फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, अब हमारे पास दूसरा यानी कि तरीकाकार था, अभी मैंने आपको थ्योरी के एंड में बताया था कि अगर आप चाहते हैं कि पेरेंट क्लास का भी फंक्शन जो है वो भी एग्जीक्यूट हो तो उस सूरत में हम लोग स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर जो है वो इस्तेमाल करते हैं। उसे इस्तेमाल करने का तरीकाकार क्या है कि आप पेरेंट क्लास का नाम लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद आप स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और उस फंक्शन का नाम जिसे आप कॉल करना चाहते हैं, एंड पे आप सेमीकोलन लगा देंगे। अब जब इस ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करते हुए इस शो नाम के फंक्शन को कॉल किया जाएगा तो बाय डिफ़ॉल्ट चाइल्ड क्लास का शो फंक्शन जो है वही एग्जीक्यूट होगा। कंट्रोल इसके अंदर एंटर होगा। जैसे ही कंट्रोल इसके अंदर एंटर होगा पहली स्टेटमेंट हमारे पास ये मौजूद है। तो ये क्या कर रही है, ये पेरेंट क्लास के शो फंक्शन को कॉल कर रही है। तो कंट्रोल यहाँ से मूव करके ये पेरेंट क्लास के अंदर आ जाएगा, इस फंक्शन के अंदर एंटर होगा, इस सी आउट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। जैसे ही इसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगी यानी ये कंट्रोल वापस इस स्टेटमेंट के एंड पे आएगा और उसके बाद हमारे पास ये सेकंड सी आउट स्टेटमेंट जो है ये एग्जीक्यूट कर जाएगी। ठीक है, अब इसे रन करके चेक करते हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे पास आ रहा है पेरेंट क्लास शो फंक्शन पहले आ रहा है, क्योंकि पहले मैंने आपको बताया था कि पेरेंट क्लास का शो फंक्शन जो है वो अपनी सी आउट कमांड एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद जो है हमारे पास चाइल्ड क्लास जो है उसका फंक्शन जो है वो डिस्प्ले हो रहा है। अब हम जो मैंने पहले लिखे हुए थे यहाँ पर पेरेंट और चाइल्ड क्लास के अंदर मैंने लिखे थे यहाँ पर इनके कंस्ट्रक्टर्स, वो लिखने का मकसद ये था ताकि आपको पता चले कि जब दोनों के अंदर कंस्ट्रक्टर मौजूद हो तो कौन सा कंस्ट्रक्टर पहले एग्जीक्यूट होता है।
पहले कंस्ट्रक्टर पेरेंट क्लास का होता है या चाइल्ड क्लास का होता है, आपको फौरी तौर पे समझ आ जाएगी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर, और इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ स्टेटमेंट को, बल्कि अब मैं चाइल्ड क्लास के अंदर जो है वो भी एक कंस्ट्रक्टर जो है वो भी बनाता हूँ। ठीक है, चाइल्ड क्लास के अंदर मैं पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के नीचे जो है वो कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने चाइल्ड क्लास के नीचे जो है वो भी एक कंस्ट्रक्टर बना दिया, और इसके अंदर भी मैं सेम जो है वो एक सिंपल सी स्टेटमेंट जो है वो ही ये कोड थोड़ा सा मिसप्लेस हो गया बीच में से। एक यहाँ से हमारी जो सी आउट कमांड थी वो मेरा ख्याल है मेरे से रिमूव हो गई है गलती से, तो कोई नहीं, मैं उसे दोबारा से कॉपी कर देता हूँ। अच्छा, ये मैंने पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर बना दिया, तो अब मैं चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर यहाँ पर लिखता हूँ। ठीक है जी, ये मैंने लिख दिया चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर। अब ये जो मेरी यहाँ से कमांड मिस हुई थी मैं इसे लिख देता हूँ। ठीक है जी, अब ये मेरे पास सेम वही प्रोग्राम मौजूद है। इसमें मेरे पास पेरेंट क्लास जो है इसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर मौजूद है, फंक्शन मौजूद है। इसी तरह चाइल्ड क्लास जो है उसके अंदर भी एक कंस्ट्रक्टर मौजूद है और एक फंक्शन मौजूद है। अब तरतीब क्या होगी इन सब के एग्जीक्यूट होने की? सबसे पहले हमारे पास चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। जैसे ही चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, फौरी तौर पे जो है कंट्रोल मूव करेगा चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर के पास। ठीक है, लेकिन कंस्ट्रक्टर जो है वो हमेशा पेरेंट का एग्जीक्यूट होता है पहले, तो चाइल्ड से ये मूव कर जाएगा पेरेंट क्लास के अंदर, और सबसे पहला हमारा जो स्टेटमेंट कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर होगा वो होगा पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर। ठीक है, पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर। उसके बाद हमारे पास चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर जो है वो एग्जीक्यूट होगा, तो हमारे पास सेकंड जो है सी आउट स्टेटमेंट ये वाली एग्जीक्यूट होगी। फिर नेक्स्ट हमने मेन फंक्शन के अंदर स्टेटमेंट लिखी हुई है ऑब्जेक्ट डॉट शो, तो इसमें सेम वही ऑर्डर होगा जो हमने पहले देखा था कि पहले कंट्रोल यहाँ पे एंटर होगा, लेकिन पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर जो है पेरेंट क्लास का मेंबर फंक्शन वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके बाद ये वाले हमारा चाइल्ड क्लास का, अगर हम ये स्टेटमेंट ना लिखते तो सिर्फ और सिर्फ एक ही जो है हमारा फंक्शन एग्जीक्यूट होना था, और वो हमारा सिर्फ और सिर्फ चाइल्ड क्लास का एग्जीक्यूट होना था। मैं इसे कमेंट में चेंज कर देता हूँ, तो यहाँ पर 3 सी आउट स्टेटमेंट्स जो है वो एग्जीक्यूट होंगी। ठीक है, इसे अब रन करते हैं जी। ये देखें, सबसे पहले पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर, उसके बाद चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर, फिर चाइल्ड क्लास का फंक्शन। बाय डिफ़ॉल्ट चाइल्ड क्लास का ही फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, लेकिन अगर आप चाहें तो अपनी मर्जी से चाइल्ड क्लास के साथ साथ पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को, पेरेंट क्लास के मेंबर फंक्शन को भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये देखें जिस तरह हमने यहाँ पर किया, चाइल्ड पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर, चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर, पेरेंट क्लास शो फंक्शन, चाइल्ड क्लास शो फंक्शन। अब आ जाते हैं आपकी बुक वाली एग्जाम्पल के ऊपर, कि बुक के ऊपर जो एग्जाम्पल मौजूद थी वो करते हैं। उम्मीद है कि अब आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा कि ओवरराइडिंग क्या चीज़ है और फंक्शंस के एग्जीक्यूट होने की तरतीब क्या होती है, और कौन सा फंक्शन जो है बाय डिफ़ॉल्ट एग्जीक्यूट होता है, और अगर आप चाहें तो कौन सा फंक्शन जो अपनी मर्जी से एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। मैंने इसी टॉपिक के अंदर आपको कंस्ट्रक्टर के बारे में भी बता दिया कि कंस्ट्रक्टर पहले कौन सा एग्जीक्यूट होगा और बाद में कौन सा एग्जीक्यूट होगा। अच्छा जी, ये आपकी बुक की एग्जांपल है। सबसे पहले हमारे पास एक सिंपल सा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, फिर हमारे पास स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन मौजूद है, फिर हमारे पास क्लास का कीवर्ड मौजूद है, और हम क्लास बना रहे हैं पेरेंट के नाम से। ठीक है, ये हमारी ओपनिंग ब्रैकेट है, और पेरेंट क्लास के अंदर हमारे पास प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर है, और इसके नीचे हमारे पास एक डाटा मेंबर मौजूद है इंटीजर n।
जो डाटा मेंबर हमारे पास प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर के नीचे मौजूद है उसे सिर्फ और सिर्फ चाइल्ड क्लास के अंदर और विद इन द क्लास इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर हमारे पास पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर है और पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के नीचे हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर मौजूद है जो कि इस्तेमाल होगा इस n नाम के वेरिएबल को इनिशियलाइज करवाने के लिए। फिर हमारे पास void show के नाम से एक मेंबर फंक्शन मौजूद है जो कि वैल्यू को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाएगा इस n वेरिएबल की। और यहाँ पर हमारी पेरेंट क्लास कंप्लीट हो जाती है। फिर हम एक नई क्लास बना रहे हैं, क्लास का कीवर्ड इस्तेमाल किया है, नाम है हमने रखा उसका चाइल्ड, और ये इनहेरिट कर रही है पेरेंट नाम की क्लास को। और यहाँ पर प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के नीचे हमारे पास कैरेक्टर डाटा टाइप को इस्तेमाल करते हुए एक वेरिएबल है ch, और उसके बाद पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर है। और यहाँ पर हम कंस्ट्रक्टर जो है वो पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास दोनों के कंस्ट्रक्टर को आपस में लिंक कर रहे हैं। चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर जो है वो 2 पैरामीटर्स रिसीव कर रहा है, एक कैरेक्टर जो कि सी के अंदर आके स्टोर होगा और इसे ch वेरिएबल को साइन कर दिया जाएगा, जबकि दूसरा पैरामीटर जो है वो पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को पास ऑन कर दिया जाएगा, जो कि यहाँ से होता हुआ यहाँ पर इस p के अंदर आ जाएगा और फिर इस तरह इस n नाम के वेरिएबल को साइन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद void show के नाम से ही आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक और जो है वो फंक्शन मौजूद है। और यहाँ पर उसने क्या किया है कि उसने स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर इस्तेमाल किया है, और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर इस्तेमाल करके उसने पेरेंट क्लास के अंदर जो मौजूद शो फंक्शन है उसे कॉल किया है। अगर वो यहाँ पर इस स्टेटमेंट को स्किप कर देगा तो सिर्फ कैरेक्टर की वैल्यू कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगी जब इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा। पेरेंट जो n की वैल्यू है वो डिस्प्ले नहीं होगी, क्योंकि दोनों फंक्शंस का नाम सेम है और बाय डिफॉल्ट सिर्फ चाइल्ड क्लास का फंक्शन जो है वही एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो हमने स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर इस्तेमाल करते हुए क्या किया, हमने पेरेंट क्लास के फंक्शन को भी कॉल कर लिया ताकि पहले वो एग्जीक्यूट हो, उसके बाद जो है हमारे पास ये वाली वैल्यू जो है ch की वैल्यू की जो है वो कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाए। अब मेन फंक्शन के अंदर हमने चाइल्ड क्लास को इस्तेमाल करते हुए एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और ऑब्जेक्ट क्रिएट करते ही हमने इनपुट के तौर पे इसे 2 वैल्यूज़ पास ऑन की। पहला हमने स्टैटिक एक कैरेक्टर के तौर पे पास किया, उसके बाद हमने इंटीजर के तौर पे 100 जो है उसे पास किया, और उसके बाद जैसे ही ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी फौरी तौर पे ये 2 इनपुट्स जो हैं इस कंस्ट्रक्टर के हैंड ओवर की जाएंगी, चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर को हैंड ओवर की जाएंगी। जो स्टैटिक होगा वो इस सी के अंदर आ जाएगा, 100 इस एम के अंदर आ जाएगा। फिर ये सी जो है इस ch नाम के वेरिएबल को असाइन कर दिया जाएगा, जो 100 है इस m को पास ऑन कर दिया जाएगा, और इस m से ये पेरेंट क्लास के इस पैरामीटर m के अंदर आ जाएगा। और ये आप देख सकते हैं कि इस m के अंदर आगे ये खुद ही बता रहा है कि ये m की वैल्यू जो है एक्चुअल में पेरेंट क्लास के जो कंस्ट्रक्टर है p को पास की जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगी, और इस p के थ्रू जो है ये वेरिएबल n को असाइन कर दी जाएगी, और इस तरह से ये दोनों वेरिएबल्स n और ch इन दोनों के अंदर जो है वो वैल्यूज़ जो हैं वो आ जाएंगी। ch के अंदर स्टैटिक आ जाएगा, n के अंदर वैल्यू आ जाएगी 100। उसके बाद ऑब्जेक्ट डॉट शो नाम की जो है फंक्शन को कॉल की जाएगी। तो जैसे ही ये फंक्शन कॉल होगी इसके रिस्पांस में सिर्फ एक फंक्शन ने एग्जीक्यूट होना था, और वो ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होना था, जिसकी वजह से सिर्फ ये ch की वैल्यू जो है कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होनी थी। लेकिन हमने इसी फंक्शन के अंदर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर को इस्तेमाल किया, और इसकी जो है कॉल के अंदर हमने पहले पेरेंट क्लास की फंक्शन को कॉल कर लिया, जिसकी वजह से पहले हमारे पास n की वैल्यू डिस्प्ले होगी, यानी पेरेंट क्लास का शो फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, जिसकी वजह से n की वैल्यू कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगी, और उसके बाद हमारे पास ch की वैल्यू कंप्यूटर की स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगी। अब इसे हम रन करके चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि पहले हमारे पास n की वैल्यू जो है वो 100 डिस्प्ले हो रही है कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर, और उसके बाद हमारे पास ch वेरिएबल की वैल्यू जो है वो कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रही है। अच्छा, ये फंक्शन प्रोग्राम जो है ये बुक के अंदर से आप लोगों ने लिखने की बजाय यहाँ से वीडियो में से लिखना है, तो मैं इस प्रोग्राम को स्लोली जो है वो स्क्रॉल डाउन करता हूँ ताकि आप लोग जो है इसे नोट डाउन कर लें, और इसी के अंदर आप लोगों ने मॉडिफिकेशंस जो हैं वो करनी है। ठीक है, आप लोगों ने इसके अंदर जो है एक तो 2-3 मज़ीद ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने हैं। ठीक है, उन्हें वैल्यूज़ पास ऑन करनी है, और एक ऑब्जेक्ट आप लोगों ने ऐसा क्रिएट करना है इसके अंदर जिसे किसी किस्म की कोई इनपुट प्रोवाइड ना की जाए। जब आप एक ऐसा ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की कोशिश करेंगे तो इसका मतलब है कि आपको चाइल्ड क्लास के अंदर भी एक नया कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना पड़ेगा जो किसी किस्म की कोई इनपुट रिसीव ना करे, और पेरेंट क्लास के अंदर भी कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना पड़ेगा जो कि किसी किस्म की कोई इनपुट रिसीव ना करे। उसके बाद आपको कुछ फंक्शंस भी ऐसे लिखने पड़ेंगे जो कि इन वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करवाएं। अगर पेरेंट कंस्ट्रक्टर नहीं कर रहा तो हम कोई ना कोई फंक्शन तो मौजूद होना चाहिए जो इन्हें इनिशियलाइज करवाए।
और फिर आप इन्हीं फंक्शंस को इस्तेमाल करते हुए उनकी वैल्यूज़ को जो है वो कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाएंगे। अब मैं इसे स्क्रॉल डाउन करता हूँ, आप इसे जो है वो नोट डाउन कर लें। अगर यही टॉपिक जो है मैं आपको डायरेक्ट बुक वाले एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता तो ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था कि आप लोगों को समझ आता। जो मैंने पहले एग्जाम्पल करवाई है उससे ये टॉपिक आपको काफ़ी हद तक आसानी से समझ आ गया होगा, लॉजिक आपको समझ आ गई है, उसके बाद प्रोग्राम जो है समझना कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं होता। अच्छा जी, खुदा हाफिज़।